बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म कर दिया। बताइए बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है, कई बार परीक्षाओं में आता है। क्या है भैया? शेख हसीना। ये जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश में अचानक से ही तख्ता पलट हो गया, अचानक से इनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और जब शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा तो इनको कहां शरण मिली? भारत। फिजी की राजधानी मेरे ख्याल से बताई है मैंने, क्या है? सुवा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। ठीक है, चलिए। और भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है। तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली। क्या आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमने 4 तारीख से 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक का जो टॉप 10 करंट है आज के हमारी वीकली करंट अफेयर क्लास में हमने लिया है। और यकीनन आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे और लेक्चर भी रेगुलर ले रहे होंगे। जो ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके तो मैं आज चेक करूंगा कॉपीज, और ऑनलाइन वाले अगर जो देख रहे हैं तो वो भी नोट्स बनाते हुए चलें। एक थॉट आपके लिए, सबसे पहले, अच्छा समय कभी कह के नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे अच्छा समय क्या बुरा समय भी कह के नहीं आता है ना। अपनी मेहनत से समय को अच्छा बनाना पड़ता है, ये बात तो सही है भाई, है ना। ठीक है, अगर आप बमूल का बीज अगर बोओगे तो कांटे ही पाओगे, वो स्वाभाविक सी बात है। तो समय अच्छा बनाने के लिए आपको आम का बीज बोना पड़ेगा, आम का फल बोना पड़ेगा, है ना। आम की गुठली बोनी पड़ेगी, तब जाके आम फलेगा फूलेगा उसमें, है ना। या तो समय आता नहीं है, कुल मिला के उसको लाया जाता है। अच्छा समय आज मेहनत करके कल अच्छा समय बना सकते हैं, ला सकते हैं। और आज मेहनत आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली, जैसे सुबह सुबह कई बार हम सो के नहीं उठते तो एक लात आती है पिताजी के हमारे ऊपर और पड़ती है खींच के, भैया उठ जाए, है ना। तो वो बुरा समय तो आता ही है इस प्रकार से, लात के रूप में, किक के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का बेहतरीन करंट अफेयर। और सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? तो ये है ध्वजवाहक की अगर बात है, हु विल बी इंडियाज फ्लैग बेरर एट द पेरिस 2024 ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है दोस्तों, तो कौन होंगी भैया ध्वजवाहक, ये पूछा है। फोटो आप देख पा रहे हैं, अगर इनको आप जानते हैं, है ना। कौन कौन है ये, कौन है, पहले तो इनको बता दीजिए। कौन होंगी बोला है, कौन है ये? बिल्कुल सही जवाब है, ये है पीवी सिंधु। कौन है ये? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है ये है, और भारत की शटलर है, बैडमिंटन खिलाड़ी है बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा, ये पीवी सिंधु। और ये कौन है भाई साहब? बिल्कुल सही जवाब है, ये है शरत कमल। कौन है ये? शरत कमल। ये कौन सा गेम से रिलेटेड है? टेबल टेनिस। किससे रिलेटेड है ये? टेबल टेनिस, यानी टीटी इसको कहते हैं, याद रखिएगा, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें कि आंसर में क्या है, विनेश फोगाट है, पीवी सिंधु है, निखत जरीन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गलत जवाब। इसका सही आंसर है मनु भाकर। क्या है भैया? मनु भाकर। ये तो आपको घबराने के लिए दिए थे फोटो। ठीक है, चलिए रिवील करता हूँ, बात रिवील करता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी प्रकार के स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसी प्रकार का बड़ा महाकुंभ अगर खेलों का होता है और जिसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो हर देश का एक फ्लैग जो है वहाँ पे मार्च किया जाता है। फ्लैग को लेके हर देश के जो खिलाड़ी होते हैं, जो दल होता है उसका जो प्रतिनिधि करता है, या फिर वो जो उस देश का कोई संगठन है, एसोसिएशन है, वो जिनको चिन्हित करे, जिनको बोले कि भैया आपको ये फ्लैग लेके इसमें मार्च करना है, इसमें घूमना है, इस ग्राउंड में घूमना है, सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, जिसको कि हम बोल सकते हैं ओलंपिक जैसे समापन समारोह है, ध्वजवाहक के रूप में आपको जाना है। ये अगर कोई एसोसिएशन बोले, कोई देश का कोई प्रतिनिधि ने अगर किसी खिलाड़ी को चिन्हांकित इसमें किया है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। मगर ये जो ध्वजवाहक का काम होता है ये 2 बार होता है, एक उद्घाटन समारोह में, ओपनिंग सेरेमनी में, और एक समापन समारोह, क्लोजिंग सेरेमनी। जब स्पोर्ट्स का शुरुआत होगी तब भी सेम कंडीशन होती है, ध्वजों को लेके अपने अपने देश जो है ध्वजों को लेके पार्टिसिपेट करते हैं। और सेम जब गेम खत्म हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद, तो उसके बाद भी सेम क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसमें भी ध्वजवाहक जाते हैं। आ गई कहानी समझ में? अब ये जो 2 फोटो आपको दिख रहा है जिन पे आपने आंसर लगा दिया पीवी सिंधु, ये है उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक। मतलब जब ओलंपिक की, पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, उस दिन ओपनिंग वाले डे पे कौन ध्वजवाहक थे? तो वो थे शरद कमल और पीवी सिंधु। आ गई कहानी समझ में? मगर अगर बात किया है कि समापन समारोह, या प्रश्न किसका पूछा है? या प्रश्न पूछा समापन यानी क्लोजिंग सेरेमनी का, जब खेल खत्म होंगे 11 अगस्त, कितनी तारीख को खत्म होंगे? 11 अगस्त। तो 11 अगस्त को जो ध्वजवाहक भारत का जो रहेंगे, उनमें रहेंगे मनु भाकर। कौन रहेंगे? और एक है भैया PS श्रीजेश। ये नाम अगर आपने सुना हो, श्रीजेश का नाम सुना है? कौन है ये? तो ये है, बताओ। वेरी गुड, हॉकी प्लेयर है। और किस पोजीशन पे है? तो ये है गोलकीपर। क्या है? गोलकीपर। किसके?
इंडियन हॉकी टीम के, किसके, हॉकी टीम के। हॉकी टीम जो है इसने अभी आपको पता है कौन सा मेडल जीता है, कौन सा जीता है, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है। क्या, कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, याद रखेगा, है ना। और अगर पूछ लूं किसको हराया है इसने कांस्य पदक के लिए, तो इसने किसको हराया है, स्पेन को। वेरी गुड, किसको हराया है, स्पेन को। इंडियन टीम ने स्पेन को हरा के कांस्य पदक जीता है। और उस कांस्य जो हॉकी टीम जो है हमारी जिसने कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में, उसके गोलकीपर कौन है, पी आर श्रीजेश। आ गई कहानी समझ में। ये पी आर श्रीजेश जो है ये मनु भाकर के साथ क्या है, ध्वजवाहक। और काय के ध्वजवाहक, क्लोजिंग सेरेमनी के यानी कि समापन समारोह के। जब खेल शुरू हुए थे, जब ओपनिंग सेरेमनी चालू हुई थी, तब कौन ध्वजवाहक थे, तो एक थे शरद कमल और, आ गई कि नहीं कहानी समझ में। प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न समापन समारोह से रिलेटेड पूछा गया है। आ गई कहानी समझ में, ठीक है। तो क्लियर हो गई है यहाँ पे बात, इसको आप याद रखिएगा। मनु भाकर, है ना, ये कौन भारतीय बनी है जो एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीती है। कौन से मेडल जीती है, कांस्य पदक। कौन से ब्रॉन्ज मेडल जीती है, दो ब्रॉन्ज मेडल जीती है। एक मिश्रित डबल में जीती है और एक सिंगल जीती है ना। 10 मीटर एयर राइफल में, बंदूक चलाने, शूटिंग करने वाली गेम में ये पार्टिसिपेट करती है। सब चीजों को याद रखेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगले प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। और अगला प्रश्न है ये आपके सामने, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये भाई सब कौन है, इनको आप जानते हो, कौन है ये भाई साहब, तो ये है पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल, जानते हैं इनको, पीयूष गोयल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी, देखेंगे इनके। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन, कुछ एक बात करते हैं सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में। देखिए क्या है, यहाँ पे आपको पता है, ये जो भारत देश में पता है, यहाँ पे इस पानी को क्या बोलते हैं, यहाँ का जो क्षेत्र में जल क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जो देश है ना, इन देशों ने एक संगठन बनाया 1997 में। कब बनाया, 1997 में। बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक अनाउंसमेंट के तहत यह संगठन बना। इस संगठन का नाम दिया गया BISTEC, यानी कि क्या, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। कौन कौन से हो गए भैया, निशान लगा लो, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 4 देश मिले। इन 4 देशों ने एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया बिस्ट ईसी। क्या नाम दिया गया, बिस्ट ईसी। आ गई कहानी समझ में। बिस्ट का मतलब क्या हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। और इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक संगठन। आगे कहानी समझ में, आर्थिक संगठन। ये 1997 में क्यों बना, क्योंकि ये वो समय था जब दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। और जो अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की वो चरमरा गई थी। जो रुपया और पैसा का जो मूल्य वो नीचे गिर गया था। तो इन लोगों ने बोला कि यार अपन लोगों को भी एक संगठन बनाना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहिए। तो 1997 में इनको घोषणा के तहत ये संगठन बन गया। इसी समय पे क्या हुआ, 1997 में इसमें एक और देश आगे जुड़ गया और वो देश था म्यांमार। कौन सा देश आगे जुड़ गया दोस्तों, म्यांमार। कौन सा देश जुड़ गया, दुनिया। कितने देश हो गए, 5 देश हो गए। अब म्यांमार के जुड़ने से इसका जो नाम था वो ये हो गया, BIMST, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और बाकी ईसी का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आ गई दोस्तों कहानी समझ में। अब बाद में क्या हुआ, बाद में कब, 2004 में, 2004 में नेपाल और भूटान ऐड हो गए भैया। कौन ऐड हो गए, नेपाल और भूटान। अब नेपाल और भूटान जब ऐड हुए तो उन्होंने बोला कि नाम क्या करें, तो नाम तो इन्होंने क्या करा, यही रखा, ये बिम्स्टेक। क्या नाम रखा, बिम्स्टेक। मगर इसका फुल फॉर्म चेंज कर दिया। अभी तक फुल फॉर्म क्या था, इन देशों के नाम पे, मगर अब इसका फुल फॉर्म चेंज कर दिया। फुल फॉर्म क्या कर दिया साथियों, तो फुल फॉर्म कर दिया बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या कर दिया इसका फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म कर दिया। बताइए बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है, कई बार परीक्षाओं में आता है, क्या है भैया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में। और उस समय इसका जब नाम रखा गया था तो वो किसके नाम पे था, देशों के नाम पे। अब बताओ इसमें वर्तमान सदस्य देश कितने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 देशों।
आ गई कहानी समझ में? बताओ बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में इसकी स्थापना हुई। फुल फॉर्म आपको पता है। आ गई ना कहानी समझ में? क्लियर हो गई सारी बात? चलिए आगे बढ़ो। एक प्रश्न आता है, बढ़िया प्रश्न आता है। इन प्रश्न आता है जैसे सार्क आ जाएगा और भी कोई आसियान आ जाएगा और भी कोई जाएगा। ऑप्शन प्रश्न आएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इनमें से किस एशियाई संगठन का सदस्य देश पाकिस्तान नहीं है? पाकिस्तान किसका सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का नहीं। किसका नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान किस में नहीं लगता? बंगाल की खाड़ी में नहीं लगता। आ गई कहानी समझ में दोस्तों? याद रखिएगा। चलिए पूरी बात मैंने बता दी, मैं आगे बढ़ता। तो भैया बिम्स्टेक की क्या हुई? बिम्स्टेक की एक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। और ये जो सबसे अच्छी बात है कि बिम्स्टेक का जो बिजनेस शिखर सम्मेलन है ये कौन से नंबर का? तो ये है फर्स्ट, पहला व्यापार सम्मेलन। किसका पहला व्यापार सम्मेलन? बिम्स्टेक का। आ गई कि नहीं कहानी समझ में? पहला व्यापार सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हो रहा है भारत में। कहां पे? भारत। 6 से 8 अगस्त के बीच नई दिल्ली में। कहां पे दोस्तों? न्यू दिल्ली में। 6 से 8 अगस्त के बीच। आ गई कि नहीं कहानी समझ में? ठीक है आगे बढ़ो। अब ये जो आयोजन हो रहा है भारत के नई दिल्ली में, पहले बिम्स्टेक व्यापार संगठन का जो सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है, इस सम्मेलन को आयोजित कौन कर रहा है? ये प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे ही आएगा। ये इतना बहुत सीधा सीधा सा प्रश्न नहीं आते, याद रखिएगा। प्रश्न चेंज हो जाते हैं। सीधे सीधे प्रश्न तो मैं भी इसलिए लाता हूं ताकि उसके आसपास की बातें आपसे कर सकूं ढेर सारी। ये तो बस इसलिए प्रश्न होते हैं जो आपको उस दिशा में ले जाने का काम करते हैं, मगर चलना उसके आगे बढ़ता है। आगे की नहीं कहानी समझ में? ठीक है, तो प्रश्न ये था। इस प्रश्न यहाँ पे अगर प्रश्न बनता तो ये बनता है कि हाल ही में आयोजित होने जा रहे या हो रहे बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन को आयोजित कौन कर रहा है? का आयोजन कौन कर रहा है? आ रही कि नहीं कहानी समझ में? ठीक है, तो देखिए कौन कर रहा है। और कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं ब्रेक करके भी, देखिए बताता हूं के साथ। आयोजन कर रहा है विदेश मंत्रालय। कौन कर रहा है? विदेश मंत्रालय। अब प्रश्न आएगा, विदेश मंत्रालय बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके साथ कर रहा है? आ रही कुछ कहानी समझ में? किसके साथ कर रहा है? तो ये आयोजन कर रहा है भैया CII के साथ। किसके साथ कर रहा है? CII। विदेश मंत्रालय तो ठीक है, मगर CII क्या है? तो ये होता है भैया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि क्या? भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ विदेश मंत्रालय आयोजन कर रहा है इसका, दुनिया के पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन। आगे कहानी समझ में? आयोजन कहां हो रहा है? भारत के नई दिल्ली में 6 से 8 अगस्त के बीच। ठीक है, अब बताओ उद्घाटन किसने किया होगा? तो उद्घाटन किया होगा जो इसका मुखिया होगा और जो इसका मुखिया होगा। विदेश मंत्रालय का मुखिया विदेश मंत्री। कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर। कौन है भैया? तो ओपनिंग सेरेमनी में थे भैया एस जयशंकर। और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके मुखिया कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है दोस्तों संजीव पुरी। कौन है? संजीव पुरी, याद रखिएगा। आ गई कहानी समझ में? इसके अध्यक्ष है। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है जो CII है, इसके अध्यक्ष संजीव पुरी, उन्होंने मिलकर इसका उद्घाटन किया साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। चूंकि बात काय की हो रही है? बिजनेस की। काय की बात हो रही है तो भैया बिजनेस वाला मंत्री भी तो बुलाओ। ये है बिजनेस वाला मंत्री। कौन है ये? कौन है ये? भारत के उद्योग मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, है ना। कौन है ये? भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, यानी कि आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। आ गई कि नहीं कहानी समझ में? तो भैया 2-3 लोग हो गए उद्घाटन समारोह। सबसे पहले सबसे मेन मुखिया कौन? एस जयशंकर। ये विदेश मंत्रालय को किसका आयोजन कर रहा है? दूसरा कि जो जिसके साथ मिलकर आयोजन हो रहा है वो कौन है? CII, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ। इसके मुखिया कौन है? संजीव पुरी। और साथ साथ जिसका आयोजन किया जा रहा है वो किस विषय पर आधारित है? उद्योग के ऊपर आधारित। उद्योग के ऊपर आधारित है तो उद्योग मंत्री को भी बुला लिया भैया। और वो कौन है? हमारे देश के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। आ गई कि नहीं कहानी समझ में? ठीक है, तो ये बात हो गई पूरी की पूरी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको पता है क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। याद रखिए। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं और अगला प्रश्न देखिए क्या है। ठीक, तो अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, श्रीलंका, फिजी, फ्रांस, मंगोलिया, ये ऑप्शन है हमारे साथ। तो देखिए राष्ट्रपति जो है हमारी
द्रौपदी मुर्मू जी, ये अभी हाल ही में 5 से 10 अगस्त के बीच 5 से 10 अगस्त के बीच 3 देशों की यात्राओं पे गई। 3 देश कौन कौन से? पहला फीजी, कौन सा देश दोस्तों? फीजी। दूसरा है न्यूजीलैंड, कौन सा देश है? न्यूजीलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा है दोस्तों तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते, ठीक है, लेस्ते। इन 3 देशों की यात्राओं पे गई 5 से 10 अगस्त के बीच, फीजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। जिसमें से आप फीजी की बात करें, ये एशिया महाद्वीप में आने वाला देश है। अगर आप न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आने वाले देश, ठीक है। बढ़िया चीज क्या है, इनकी राजधानियां याद होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी कोई चीज होती है तो जब कोई यात्रा होती है तो उसकी राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फीजी की राजधानी मेरे ख्याल से बताई है मैंने, क्या है? सुवा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, क्या है दोस्तों? वेलिंगटन, ठीक है। चलिए, और भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली, क्या है दोस्तों? दिल्ली है, वो दिल्ली बोलते उसको, दिल्ली। पर हिंदी में, इंग्लिश में जब ऐसे लिख देंगे और अपन देसी धमाके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? दिल्ली, है ना? अपने जलवे हैं, अपन शब्दों की माँ बहन करने में पीछे तो हटते ही नहीं है क्या नहीं? बहुत भयंकर वाली, तो याद रखेगा ना। तो ये 3 देशों की यात्राओं पे गई। इनमें से अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो कौन सा देश है? तो आंसर क्या हो गया? आ गई कहानी समझ में। इस जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, इनको फीजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी, ऑर्डर ऑफ कर लेना भैया बीच, फीजी से सम्मान किया। ये फीजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कौन सा है फीजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी। कैंपेनियन, यही एक शब्द काम का है, बाकी सब तो ऑफ द लगे हुए हैं। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी, ठीक है। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फीजी का। और ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फीजी के राष्ट्रपति जो है प्रदान कर रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया को। और ये जो राष्ट्रपति है, इनका नाम बड़ी शानदार है। तो मैं यही कहूंगा कि शानदार नाम है, आप लोग नाम ढूंढें, सर्च करें, देखें, ढूंढें और कमेंट में लिखें, छापें, ठीक है, क्या नाम है इनका फीजी के राष्ट्रपति का, याद रखिएगा। चलिए, तो मैंने पूरी बात बता दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की यात्राओं पे गई हैं? फीजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे। फीजी किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में, है ना। और बाकी जो 2 देश हैं, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे, ये किस में आते हैं? ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ठीक है। फीजी की राजधानी सुवा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन। और अगर बात की जाए तो तिमोर लेस्टे की राजधानी, इसको ईस्ट तिमोर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ईस्ट तिमोर, ठीक है, याद रखेगा। दिल्ली, दिल्ली के नाम पे देखो कितना कुछ हुआ हमारा, विशाल चेहरे पे रौनक छा गई उसकी। कोई समस्या तो नहीं है, दिल में छेद वेद तो नहीं है, ठीक है, देखना भैया। चलिए आगे बढ़ जाते। तो ये हो गया पूरी कहानी। और हाल ही में इन 3 देशों में से किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से सम्मानित किया राष्ट्रपति महोदया को? फीजी ने किया है। और कौन सा अवार्ड था ये? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली तरफ चलते हैं। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, जो नाम है वही नाम रहेंगे, इनको आप अंग्रेजी माध्यम में अलग मत कर देना, ठीक है। को किसने, हाँ नहीं तो अंग्रेजी माध्यम वालों को समस्या होती है, वो हर चीज को इंग्लिश में ढूंढने का प्रयास करते हैं, हालांकि उनको खुद इंग्लिश में नहीं आता, सिर्फ ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद फिर भूल जाते हैं। सही कह रहा हूं मैं आपसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। और सेम कंडीशन हिंदी वालों की है, उनको हिंदी समझ में नहीं आती है ना, बड़ी समस्या है हमारे साथ। हिंदी वालों को हिंदी ठीक से नहीं आती, इंग्लिश वालों को इंग्लिश ठीक से नहीं आती। और कहेंगे देसी धमाके वाले वर्ड आ जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे देखो सेतु, वो तो भगवान का भला हो, राम सेतु सुन रखा है इसलिए ये है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको पता है कि आईपीसी, अगर पता हो सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये जो कुछ कानून हैं जो हमारे अंग्रेजी काल से चले आ रहे थे, ये चेंज हो गए, है ना। आईपीसी की जगह पे क्या हो गया है भैया? बीएनएस, यानी कि आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड था, ये हो गया है भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, ये हो गया है बीएनएसएस। क्या हो गया ये? बीएनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। हिंदी में ही है, नहीं तो अंग्रेजी में ढूंढो। भारतीय, ये हाँ यही है, बीएनएसएस का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी में, ठीक है।
फिर बात करें एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, जो जनरली साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाता था। तो भैया ये चेंज हो गए। अब ये जब चेंज हुए हैं तो इनके लिए कुछ एप्स लॉन्च हुए हैं, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन, रिलेटेड है इन्हीं से, है ना, रिलेटेड है कानून से ही, रिलेटेड है लॉ से ही, इन्हीं जो संहिता उनसे ही, ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है। इसको लॉन्च किया है, ये देख ही पा रहे हैं आप, मोटा भाई देख रहे हैं, भारत के क्या है, गृह मंत्री, है ना, गृह मंत्री। और ये घर के अंदर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही है ना, घर के अंदर नियम कायदों को बनाने के रखने के लिए ही, तो डेफिनेटली यही लॉन्च करेंगे, लिखा हुआ है, मुख्य अतिथि श्री अमित शाह। आगे कहानी समझ में, तो बस आंसर दे दो क्या है। हाँ, देखो ये भाई साहब आ गए, ये कौन है, अच्छा ये कौन है, राजनाथ सिंह, और ये गिरिराज सिंह, पिछले बार के संडे में आए थे, याद बात क्या होता, कृषि मंत्री तो अपने मामा जी होंगे ना। अरे यार तुम तो यार, मामा जी की तुमने लजवा दिया, तुमने साले, तुम 1250 रुपए ले रहे हो मामा जी से, फिर भी लजवा दिया तुम, मामा जी कृषि मंत्री भूल गए तुम, मुख्यमंत्री से क्या हटे, तुम भूल ही गए उन्हें। किनका, अब नहीं आएगा, क्यों आएगा, अब क्यों आएगा, है ना, जब तक मध्य प्रदेश में थे, अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, है ना, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय स्तर की खबरें अपन पढ़ते नहीं है, अपन खबरें पढ़ते हैं मोनीपुरा से लेके बादलपुरा तक, इतनी खबरें पढ़ते हैं, है ना, इतनी खबर रखते हैं कि वो छोरो कहीं कर रही हो, वह छोरी कहीं कर रही है ना, तो इतनी खबरों मामा जी आते थे बीच में, अब मामा जी दायरा बढ़ गया है ना, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है ना, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट। आपको पर्यटन डेवलप मतलब किसी देश में पर्यटन का कितना विकास हो रहा है, टूरिज्म जो है वो कितना डेवलप हो रहा है, ये जो इंडेक्स है, ये जो सूचकांक है, ये बताता है। जो इस सूचकांक में, इस लिस्ट में पहले नंबर पे होगा, डेफिनेटली वहां पे पर्यटन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से हो रहा होगा। जो इसमें सबसे आखिरी में होगा, वहां पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कम स्थिति होगी, कम हो रहा होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो इंडेक्स है, ये वाला, ये इंडेक्स जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किसने जारी किया है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, हिंदी में इसको विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी, और एक जगह है जिसका नाम है कोलोनी। क्या नाम है भैया, कोलोनी। कहाँ पे ये जगह, तो ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो कॉलोनी है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो कुछ बेसिक बात विश्व आर्थिक मंच के बारे में हो गई। 3-4 तरह के सूचकांक ये जारी करता है, जिनमें से एक इंडेक्स, एक सूचकांक यहाँ लिखा हुआ है पर्यटन विकास सूचकांक। हालांकि यहाँ पे पूरा इसको अगर लिख दें तो ये हो जाएगा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, ये पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इस सूचकांक में इसने बताया कि दुनिया में भैया, इसने ये लिस्ट जो जारी की है 119 देशों की जारी की है। कितने देशों की, 119। और 119 की अगर बात करें तो भारत है ना, इसमें 39वें नंबर पे है। किस नंबर पे है, क्या आंसर आ जाएगा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत किस नंबर पे है, 39। कितने देशों शामिल किए गए सूचकांक में, 119 देश। ठीक है, आगे का आंसर में। और ये लिस्ट जो है, ये सूचकांक जो है, किसने जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच ने। और ये जो विश्व आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। तमाम बातें ठीक है, रखिएगा। अब बात करें नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे भैया इसमें है अमेरिका। कौन है, अमेरिका। सबसे अच्छी कंडीशन, जब पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है टूरिज्म का। और 119वें नंबर पे एक देश है जिसका नाम है माली। क्या नाम है भैया, माली। मतलब माली देख लो, अपने बगीचे का ध्यान नहीं रख पा रही है। आई करिए कहानी समझ में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ये, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, इन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी। तो ये तो आप बता सकते हैं, किस क्षेत्र में, बिल्कुल सही जवाब। किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की भैया इन्होंने, शास्त्रीय नृत्य। मगर किस शास्त्रीय नृत्य में, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। किस शास्त्रीय नृत्य में, भरतनाट्यम। किस में शामिल की इन्होंने, भरतनाट्यम। मगर अगर मैं बोलूं कि नहीं भरतनाट्यम नहीं, और भी है, तो और ठीक, तीन नृत्यों में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी। एक है कुचिपुड़ी और एक है ओडिसी। कौन से भैया, ओडिसी। आगे की नहीं कहानी समझ में, ठीक है।
तीन शास्त्रीय नृत्यों में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। सबसे पहला इनका था भरतनाट्यम, पर भरतनाट्यम तक ही नहीं रुकी, भरतनाट्यम के अलावा दो और शास्त्रीय नृत्य जो है, क्लासिकल डांस इनको बोलते हैं, क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो वो जो दो और शास्त्रीय नृत्य हैं, इन दोनों में भी इन्होंने सफलता हासिल की थी। ये तीन शास्त्रीय नृत्यों में पारंगत थी, महारत इनको हासिल थी। भारत में पद्म भूषण से सम्मानित हुई है, और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें इनकी इनसे रिलेटेड है। जैसे अगर ये प्रश्न आ जाए कि यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न आ जाए कि मैंने बताया ये जो प्रश्न होते हैं मेरे, ये तो बेस प्रश्न होते हैं, बेसिक प्रश्न होते हैं, प्रश्न उनके अंदर होते हैं। तो ये थी भैया आंध्र प्रदेश, किस राज्य से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश। आगे कहानी समझ में, ठीक है। चलिए कुछ बात करते हैं। भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है ना, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय, ये संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल जो मिनिस्ट्री है, कल्चरल जो मिनिस्ट्री है भारत की, इस कल्चरल मिनिस्ट्री के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार की अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शायद है नहीं, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य मान्य है, या यूं कहें कि 9 शास्त्रीय नृत्य जो है उनने घोषित कर रखे हैं। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य, 9। और हर एक प्रश्न आता है ये हर एक के बारे में कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये सारे राज्य इनके पता होना आपको जरूरी, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रश्न आ जाएगा कि भाई भरतनाट्यम किससे रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है ना, कुचिपुड़ी किस राज्य से, ओडिसी किस राज्य से, तो जितने भी क्लासिकल डांस है ये रिलेटेड है किस स्टेट से, ये आपको पता होना चाहिए भारत की, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले भरतनाट्यम की, तो ये रिलेटेड है तमिलनाडु, किससे रिलेटेड है, तमिलनाडु। फिर बात करें कुचिपुड़ी की, तो ये रिलेटेड है आंध्र प्रदेश, किससे रिलेटेड है भैया, आंध्र प्रदेश। फिर बात करें ओडिसी से, तो ये तो आप आसानी से बता दोगे, ओडिशा, किससे रिलेटेड है, ओडिशा। फिर बात करें और शास्त्रीय नृत्य की, हमें 9 देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें भैया, एक होता है कथक, आपने नाम सुना हो, और डेफिनेटली लड़कों को जब पिताजी मारते होंगे तो वो कथक करते होंगे कथक, पिताजी जनरली एक हाथ मरोड़ के और दे रहे गुम्मा मिला के, और लड़का जो कूद रहे एक टांग पे, हो रहा कथक, ठीक है, याद रखिएगा कथक। और देख लीजिए कथक के बाद होता है भैया एक कथकली, कौन सा होता है, कथकली, ठीक है, याद रखिए कथकली भी आपने, लड़कियां कथकली, ठीक है, लड़के कथक, कथकली बहुत कम लोग कर पाते, कम होता है कथकली, जनरली कथक कर कभी होता रहता है, ठीक है। आगे कहानी समझ, यकीन नहीं है, कथक के एक महाराज बताओ भैया, बिरजू महाराज, सुना है बिरजू महाराज, तो कथक लड़के करते हैं। आई कहानी समझ, आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट चीज की बात करो। अगला, तो कितने हो गए शास्त्रीय नृत्य, 5, कितने हो गए, 5। एक भैया एक होता है मोहिनी अट्टम, क्या होता है, मोहिनी अट्टम, आपने नाम सुना होगा हेमा मालिनी जी का, हाँ, वो यही वाला शास्त्रीय नृत्य करती थी, मोहिनी अट्टम वाली, ठीक है, याद रखेगा। तो कितने हो गए ये, 6। अब एक और अच्छा है, राज्य के नाम पे ले लो भैया, ये है मणिपुरी, कौन सा हो गया, मणिपुरी, ठीक है। कितने हो गए, 7, अरे बोलो बोलो जिंगुरो, बोलो कुछ तो, 7 हो गए। क्या नानी मर रही है तुम्हारी, है, बोलो थोड़ा, आवाज हेड़ो मुंह से, जब तक बोलोगे नहीं जब तक याद कैसे होगा, दोहराओ बार 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 बार, नहीं तो यहाँ देखने थोड़ी आए हो मेरे को और इसको, इनको, इन शास्त्रीय नृत्यों को ढोरो। कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए, आवाज आनी चाहिए कि हाँ बैठे हो, जिंदा हो बैठे हो, पता नहीं कहीं सुबह सुबह मुंह धोया नहीं, आ गए उठ के बस वैसे ही, रविवार को भी नहीं छोड़ रहा है सर, रविवार को बुला रहे हैं, छुट्टी रख देते, आओ ये वो पलांट, ऐसी बातें सोच रहा है बस, दिमाग में गंवारो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 10-10 बार एक ही चीज को अगर 10 बार भी याद कर रहे हो और फिर भी याद नहीं हो रहा तो तुम गधे हो, क्या हो, आ गई कहानी समझ, इसलिए पता होना चाहिए, बार बार पहले भी बताया, ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए और जाओ, कितने हो गए ये, 7, कितने टोटल, किसके अनुसार, देखो अभी भूल गए तुम तो यार, गधे ही रहोगे सारे के सारे, किसके अनुसार, तुम्हें क्या लग रहा है कि सिर्फ यही पूछा जाएगा, इतना ये प्रश्न काफी है, 9 है। अगर ये पूछ लिया उल्टा कि भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार हैं, घोषित हुए हैं, तो क्या कर लोगे तुम, शिवराज सिंह चौहान याद करके बैठोगे, कृषि मंत्रालय, गंवारो, किसके अनुसार, कल्चरल मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ये कितने हो गए। इसके बाद अगर बात करें तो एक होता है भैया सत्रिया, क्या होता है, सत्रिया, ये रिलेटेड है असम से, किससे रिलेटेड है, असम। और एक और नृत्य है जिसका नाम है छाऊ, क्या नृत्य भैया, कौन सा है, छाऊ, ठीक है, याद रखिए। ये छाऊ जो नृत्य है ये झारखंड में, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में भी प्रसिद्ध है। आ गई कहानी समझ में दोस्तों, याद रखिए। कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए आपके, 9। पहला कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम और
ये कितने इधर के हो गए सारे, क्षत्रिय और छाव। ये 9 शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। आगे कारण जिसमें से जो हाल ही में यामिनी कृष्ण मूर्ति जो इनका निधन हुआ है, जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ये कितने शास्त्रीय नृत्यों में पारंगत थी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। आगे कहानी समझ में, किस राज्य से रिलेटेड थी, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट चीज। अच्छा, एक इनका वो याद रखिएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा, याद रखिएगा, आ सकती है ऐसा एग्जाम में, ठीक है। अ पैशन फॉर डांस, इजी है इसलिए बता दी, अ पैशन फॉर डांस। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है, यामिनी कृष्णमूर्ति की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, अगले प्रश्न की तरफ जा रहा हूं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, है ना। प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, है ना, नेशनल हैंडलूम डे, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। अच्छा, अपना राम बाबू दादा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, कहीं ना कहीं। देखो आप, बहुत भांति विविधताओं से, जैव विविधताओं से भरा हुआ व्यक्ति है, डायवर्सिटी है, विविधताओं से भरा हुआ व्यक्ति है ना। अभी पिछले बार में आपने बिना एक दिन बता रहा था मैं आपको, याद है, वो ऑटो पे सो रहा था। हाँ, तो ये कहीं भी कुछ भी करने पहुंच सकता है भाई, अलग अलग युगों में तक रहा है ये, अलग अलग युगों में। राम भगवान के साथ, अरे गांधी जी राम भगवान के साथ भी था सतयुग में, कृष्ण जी के साथ भी था, पर कृष्ण जी के साथ जब वो पलायन कर रहे थे ना वहां से, मथुरा से द्वारका की तरफ, तो ये सबसे पहले भागा था राम बाबू अपना, है ना, याद रखेगा। ये इनने कहीं का भाटा नहीं पड़ जाए वहां पर है ना, याद रखेगा। तो ये हर युग में रहा है, ठीक है, याद रखेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, हैंडलूम, उसने आना है, हर संडे आना है कहीं ना कहीं, यहाँ आ गया, यहाँ बैठा हुआ है, बढ़िया करना, क्या कर रहा है भाई, ठीक है। चलिए बढ़िया, जो भी कर रहा है हमारे काम का है, हथकरघा, काय का काम कर रहा है, हाथ से काम कर रहा है, ठीक है। देखो क्या हुआ था, ऐसा हुआ, हरिओम दिख रहा राम बाबू, आओ, ठीक। क्या हुआ था हरिओम, ऐसा हुआ था कि ये अपना बंगाल था, बंगाल सुना है, बंगाल क्या सुना है बंगाल के बारे में, नहीं नाम नहीं सुना तूने, मेरे को पता तुम क्या सुना, मेरे से पूछ के सर क्या सुना है, नहीं तूने क्या सुना है ये पूछ, काय के सेंस में सुना है, किस किस सेंस में बंगाल नाम सुना है, मैं बताऊं, तूने काय के सेंस में सुना है, काला जादू, बंगाल का काला जादू सुना है, बंगाल काला जादू, अरे गंवारो, इस सेंस में नाम सुना तुमने बंगाल, काला जादू सेंस में, हद हो गई, तुम तो बड़ी फिल्में हो यार, है तुम तो बड़े वाले हो, बहुत बड़े वाले लोग हो यार, हद होती है यार। अरे वो काला जादू के रूप में सुन रखा है, जब भी सुना हो तुमने, कलकत्ता वाली, काली कलकत्ता वाली सुना, हद हो गई, तुम तो बहुत ही बड़े वाले लोग हो यार। तुम में से कितने टोने टोटके किए होंगे आकर्षित करने के लिए, ब्लैक मैजिक, काला जादू है कलकत्ता वाला, ठीक है, अरे हद हो गई। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बंगाल की बात। बंगाल जो है ये भारत की राजधानी रहा एक लंबे समय तक, हर तरह की राजधानी, आर्थिक राजधानी, है ना, सामाजिक राजधानी, स्वतंत्रता की राजधानी, बंगाल रहा है बहुत लंबे समय तक। अंग्रेजों की राजधानी, कलकत्ता से पूरा राजपाट चलाया गया एक समय पे पूरे भारतवर्ष का, अंग्रेजों के समय पे। ब्रिटिश शासन की अगर हम बात, तो ब्रिटिश शासन के समय पे ये जो भारत था, ये भारत में जो राजधानी था, यही कहें भारत का जो संपन्न सबसे जो क्षेत्र था वो था बंगाल। कौन सा क्षेत्र था, बंगाल। और इस बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी चरम पे थी, सब लोग मिलजुल के काम करते थे, और अंग्रेजों ने इसमें यहाँ पे फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, और इस बंगाल को 2 भागों में डिवाइड करने का फैसला लिया। इसको कहा गया बंगाल विभाजन। क्या कहा गया, बंगाल विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल, या बंगाल को विभाजन करने का काम किया गया, ठीक है, याद रखेगा। और बंगाल विभाजन में क्या करा, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, एक बांट दिया, इधर वाला क्या होता है हमेशा पूर्वी, क्या होता है पूर्वी, और इधर साइड वाला क्या होता है पश्चिम, 2 भागों में बांट दिया, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। और ये बांटा जो था ये सांप्रदायिकता के आधार पे बांटा था, ये बांटा था धर्म के आधार पे। पूरी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य एरिया थे, इस वाले में हिंदू बाहुल्य एरिया थे, तो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा, बंगाल विभाजन किया था। एक नाम आपने सुना हो लॉर्ड कर्जन का, किसका नाम सुना भैया, लॉर्ड कर्जन का अगर नाम सुना हो, तो इसने ये काम करा था, इसके दिमाग की उपज थी कि इनको बांट दो। और ये काम कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब घोषणा हुई थी, तो ये जो घोषणा हुई थी 19-20 जुलाई 1905। कब हुई थी भैया, 19-20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। ईस्ट बंगाल पूर्वी बंगाल में कौन लोग थे, मुस्लिम, और ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी, और पश्चिम बंगाल में कौन सी थी, हिंदू बंगाल। आ गई कहानी समझ, इस भागों में बांट। जब ये हुआ तो इसके विरोध में एक आंदोलन जनरेट हुआ, एक आंदोलन चालू हुआ,
और ये जो आंदोलन था ये कहलाया स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। याद रखें, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मतलब हमारे देश का अपनाओ, अपने देश का। विदेशी सामानों की होली जलाओ, विदेशी सामानों से दूर रहो, विदेशी सामानों को खत्म करो, अपने देश की चीजों को अपनाओ। ये स्वदेशी आंदोलन चला था। ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन कब चला था? तो इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1905 को। कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को, कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहां से हुई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल से इस आंदोलन की घोषणा हुई थी। इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है आंध्र प्रदेश साइड के एरिया में। और पूरे देश में अंग्रेजों का विरोध हुआ था इस आंदोलन के जरिए, स्वदेशी आंदोलन के जरिए। ठीक है, अब प्रश्न उल्टा पूछ रहा हूं, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चालू हुआ था? किसके विरोध में चालू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में चालू हुआ था। कब चालू हुआ था? 7 अगस्त 1905। आगे कहानी समझ में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये घोषणा हुई थी, लागू हुआ था अक्टूबर 1905 में, पर घोषणा कब हुई थी? 19-20 जुलाई 1905। आगे कहानी समझ, ठीक है, याद रखें। इस मूवमेंट को यादगार बनाने के लिए 2015, कब से दोस्तों? 2015 से 7 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। आगे दोस्तों कहानी समझ में, ठीक है। तो पूरी बात यहाँ पे मैंने आपको कब से शुरू हुआ है दिवस? 2015 से। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है ना। और मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं जनरली यहाँ बोलता हूँ कि आपको इनके आंसर देना है, जैसे कोई कमेंट करना है किसी प्रकार का, तो एक आध व्यक्ति का आंसर आता है बस। इस वाले में ना हर एक व्यक्ति का आंसर आना चाहिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 की थीम क्या है? थीम आंसर नहीं आया ना तो क्लास नहीं आओगे। आगे कहानी समझ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। मतलब तुम खुद सोच के देखो, तुम कितने गंवार लोग। तुम्हें खुद से कुछ नहीं आता, चलो ठीक है, मगर तुम्हें बताया जाता तो भी तो नहीं आता, तुमसे बोला जाता है फिर भी तो नहीं आता, तो तुम गंवार हो। गंवार हो इस बात को भी कितनी गंभीरता स्वीकार कर रहा हो। ए भगवान शर्म करो थोड़ा, कोई उपाधि थोड़ी दे रहा हूं, कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से थोड़ी सम्मानित कर रहा हूं। उसको भी स्वीकार बड़ी शिद्दत से की जा रहा है, और उसे ये पता है कि यहाँ गेट के बाहर जाते से फिर नहीं मानना अपने को। कितने बड़े वाले हैं, हद हो गई यार। अब ये याद रखना है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के क्या भेजना है कमेंट में? थीम क्या है इस बार की थीम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो सबसे पहली बात तो यूपीआई का फुल फॉर्म अच्छा है, हमारे सामने यही लिखा हुआ है, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या है भैया? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा आप क्या कर पाते हैं? इसके द्वारा फोन पे कर पाते हैं, गूगल पे कर पाते हैं, है ना, भारत पे कर पाते हैं, और जो भी पे होते हैं जनरली, है ना, जिनको पे करना होता है सिर्फ वो पे कर पाते हैं, जिनको पे नहीं करना होता वो कैसे भी पे नहीं कर पाते। है ना, उनके पास अकाउंट डाटा नहीं है, उनके पास जेब में पैसे नहीं है, उनके पास कैश नहीं है, वो घर पे भूल गए, पर्स, वो मोबाइल ही नहीं रहा है, मोबाइल में डाटा नहीं है, डाटा तुम दे दोगे तो चल नहीं रहा है, नेटवर्क इशू है, जो भी सही है याद। चलिए, तो ये यूपीआई हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया, ठीक, इसका फुल फॉर्म। इसके द्वारा आप फोन पे कर सकते हैं जनरली। अब फोन पे में क्या था? अब तक 1 लाख रुपए की लिमिट थी। कितने रुपए की लिमिट थी? 1 लाख। एक दिन में आप कितने फोन पे कर सकते थे? 1 लाख रुपए ट्रांजेक्ट कर सकते थे। रिजर्व बैंक ने इसकी लिमिट बढ़ा दी, अब आप एक दिन में कर सकते हैं कितना कर सकते हैं? 5 लाख। जहां उंगली फेर, तुम तो बस उंगली रख दो, बस वो आंसर होगा। हद हो गई यार, बोला है नहीं, गजब ही लोग। 5 लाख कितना कर दिया लिमिट? 5 लाख। अब आप एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई से? 5 लाख। है ही नहीं हमारे पास। हम हर महीने की 10 तारीख को इंतजार कर रहे हैं 12:30 का बजा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 5 लाख ट्रांसफर का, भले ही नहीं बढ़ाते। पेपर में आया ऐसा, है ना, आरबीआई ने किया एक बेहतरीन काम, या आरबीआई ने जो है लिमिट बढ़ाई और ग्राहक जो है खुश हुए और ये हुए। अपन कौन से ग्राहक है साला, समझ में नहीं आता। दो बैंक के अकाउंट है, एक जगह 400 रुपए, एक जगह 1250 रुपए। यहाँ लाखों का काम ही नहीं है ट्रांजेक्शन का। अपन करते हैं 10 रुपए चाय वाले को। साल भर में 1 लाख रुपए की लिमिट नहीं हो पाती अपनी। सही कह रहा हूँ ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़िया। तो बढ़िया, ठीक है। जो लोग करते हो भैया, आप लोगों में जो पैसे वाले लोग हो, पैसे वाले लोग कौन है? पैसे वाले लोग आप में आशीष, सॉरी आशीष पे गलत बुझिए, नागर साहब, सांसद जी की जरूरत पड़ती है। क्या काई के? गो ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन। ओरे बाप, जब भी व्हाइट कलर पेन का है। चलिए बहुत बढ़िया नागर, ये तो आपके लिए फायदेमंद है ही है ना, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़, तो कर देना 2-4 लाख हमारे भी अकाउंट में जाते हैं। चलिए अगले पर, आरबीआई के बारे में आपको पता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, याद रखेगा। ठीक है, बात करें कि आरबीआई की अगर बात करें, इसके पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके थे। आरबीआई एक्ट कब का था? 1934 का एक्ट था, याद रखेगा। ठीक है, और अगर बात किया है कि इसके अभी गवर्नर कौन है, तभी जो गवर्नर है आपका आंसर यानी बोलना, आपको कमेंट में आंसर बताना। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, आपको आंसर देना। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट चीज की तरफ। चलो, बढ़िया प्रश्न है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? ठीक है, देख ही रहे हैं, आपको सेना के जवान दिख ही रहे हैं। देखिए क्या है, जनरली ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है हमारा। ठीक, इस जम्मू कश्मीर वाले एरिया में इस जगह पे ये इसको एलएसी कहा जाता है। ये वाला जो एरिया, ये अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। मतलब ये वो एरिया जिसपे चीन ने अधिकार कर रखा है, कब्जा कर रखा है जबरदस्ती में। ठीक है, रखेगा इतने इतने एरिया। ठीक है, ये वाले एरिया। और इसके इधर साइड एक लाइन है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, एलएसी। इस एलएसी के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ये वाला अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास। और ये अभ्यास का नाम है साथियों पर्वत प्रहार। क्या नाम है? पर्वत प्रहार। इसको इंग्लिश में कहेंगे, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? माउंटेन स्ट्राइक। क्या कह सकते हैं? माउंटेन स्ट्राइक। ठीक है, रखिए पर्वत प्रहार, स्ट्राइक क्या है? प्रहार। तो माउंटेन स्ट्राइक हो या पर्वत प्रहार, ये वाला जो है, जो एक्सरसाइज है, ये जो युद्ध अभ्यास है, ये हमने कहाँ करा है? तो ये एरिया क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया, ये वाला ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लद्दाख। क्या कहलाता है? लद्दाख। और ये वाला भी रवि कौन सा लद्दाख है? पूर्वी लद्दाख। कौन सा लद्दाख है? पूर्वी। तो पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आगे अच्छा, इधर साइड भी एक लाइन ऐसी कैसी, ये वाली लाइन कौन सी है? एलओसी। ये कौन सी? इधर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इधर साइड चीन ने कब्जा कर रखा है, अक्साई चीन। जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां पे जो लाइन है उसको एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो चीन ने कब्जा कर रखा है, उधर साइड जो लाइन है उसको, जो वास्तविक जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, याद रखेगा। तो 2 लाइन है, एलओसी और एलएसी। ठीक, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले भी। ठीक है, याद रखेगा। तो अक्सर ये एलएसी के पास कौन सा अभ्यास हो रहा है? तो कौन सा हो रहा है? पर्वत प्रहार नाम से एक्सरसाइज हो रहा है। एक्चुअली ये पर्वत प्रहार एक्सरसाइज ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि देखो पहाड़ी क्षेत्र पूरा का पूरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई आपको पता है। तो पूरी पहाड़ी क्षेत्र पे अगर अचानक से कोई अटैक वगैरह होता है, तो हम कितने सक्षम है उस अटैक से संभलने में, पीछे हटने में, आगे बढ़ने में, छुपने में, अटैक करने में, अपने वेपन्स का यूज करने में। अगर अपन पीछे हटेंगे तो कोई इंसान, व्यक्ति या सेना के जवान थोड़ी हटेंगे, साथ साथ गाड़ियां भी होंगी, तोप भी होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, मशीनरी भी होगी, उसको भी एक जगह से मूव कराना, इधर से उधर मूव कराना, ये सारी चीजें इस एक्सरसाइज में शामिल है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 1987 से ये अभ्यास शुरू हुआ है, ये अभियान शुरू हुआ है। मगर ये अभियान उस समय पे यहाँ पे या ऐसा इस प्रकार से शुरू नहीं हुआ था। ये अभियान शुरू हुआ था पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिकों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए, वहां पे एक्सरसाइज कराने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई थी, जो अब आज एक पर्वत प्रहार के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा। चलिए, पूरी बात यहाँ पे हो गई है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट चीज की बात कर रहा हूँ, अगला। और ये बिंदु है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या बताना? अच्छा, ठंड का मौसम है क्या अभी? तो इसे क्या लग रही है ठंड? पीठ सेक रहा है ऐसे करके, पीछे आग लग रही है? बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है उस फोटो खिंचाने के लिए, ऐसा खींच दो फोटो, कमाल। ये क्या कर रहा है भाई लोग? आंदोलन, छत पे चढ़ के आंदोलन। चले, ठीक है दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए क्या है कहानी, किसे नियुक्त किया? अभी आपको पता है बांग्लादेश में जो है ना, ये जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका? शेख हसीना। क्या नाम है इनका? शेख हसीना। ठीक है, रखेगा, शेख हसीना। ये जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश में अचानक से ही तख्ता पलट हो गया, अचानक से इनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और जब शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा, तो इनको कहाँ शरण मिली? भारत। भारत ने इनको शरण दी। हालांकि इन्होंने ट्राई किया इंग्लैंड में जाने का, इंग्लैंड में के लिए इन्होंने अप्लाई किया कि वहाँ पर दूतावास में इनको बुला ले, कर ले सारी, मगर फिलहाल इन्होंने भारत में इन्होंने शरण दी। अचानक से सारी चीज हो गई। अब अचानक से इस चीज के होने में हमने क्या खो दिया? भारत के साथ क्या हो गया? भारत के साथ क्या नुकसान? मैं पहले मूल बात कर रहा हूं आपसे, फिर टॉपिक पर जाऊंगा। ठीक है, भारत ने क्या खो दिया? बांग्लादेश के अस्थिर होने पे, बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार गिरने से, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बांग्लादेश छोड़ के भागने से भारत को भी बड़ा नुकसान हुआ है साथी। और भारत को क्या नुकसान हुआ है? भारत को यह नुकसान हुआ है कि भारत के सभी पड़ोसियों में से एक अकेला जो स्थिर पड़ोसी था, स्टेबल जो नेबर था, उस स्टेबल नेबर की स्टेबिलिटी भी खत्म हो।
स्थिरता भी खत्म हो गई और वो भी अस्थिर हो गया। और अब जो है भारत बड़े ही संकट में है। क्यों संकट में है? क्योंकि भारत के आसपास का जो पड़ोस है वो पूरी तरह से अशांत है, पूरी तरीके से डेंजर्ड में है, पूरी तरीके से एक तरह से मान लीजिए नकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ है। मैं आपसे बात करता हूं एक एक करके, आप समझिएगा इस कहानी। यहां देखिए, आप भारत के पड़ोसियों की एक एक करके बात करता हूं आपसे, एक करके भारत के पड़ोसियों की बात करता हूं, आप देखिए और समझिए। और भारत अकेला कैसे तटस्थ खड़ा हुआ इन पड़ोसियों के, अशांत पड़ोसियों के बीच, ये आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की बात करें, ये वो देश है जिसमें वर्तमान में तालिबान का राज है। ये तालिबान वही संगठन है जिस संगठन की अगर बात करें जिसने कई बार भारत को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कई बार ऐसे ऑपरेशन, ऐसे मिशन इसने इंप्लीमेंट किए हैं जिससे कि भारत को नुकसान हुआ है। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को भी चलाने का इसने काम किया है। तालिबान अभी वर्तमान में यहाँ पे इसकी सरकार है, तो क्या हम इसको बेहतर पड़ोसी मान सकते हैं? नहीं मान सकते। फिर बात करें पाकिस्तान, इसको तो क्या ही कहना है ना, इसको तो क्या ही कहना है। ये वो देश है जिस देश में आजादी के बाद से अब तक यहाँ का वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। मतलब यहाँ का प्रधानमंत्री पूरे 5 साल नहीं कर पाया। हर बार पहले ही जो यहाँ की सरकार है वो गिर जाती है, और सरकार को गिराने में पीछे हाथ होता है यहाँ की सेना का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो देश है जो देश न्यूक्लियर हथियारों से लेस है, जिसके पास परमाणु संपन्न हथियार है। और गलती से कहीं के आतंकवादी संगठन के पास अगर मान लो हथियार आ जाते हैं, कब्जे में आते हैं, तो आतंकवादी संगठनों का कोई धर्म, कोई ईमान कुछ नहीं है। उनका सिर्फ एक है, मार दो और मर जाओ। वो उस कंडीशन में जीते कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें डूबेंगे, तुम भी चलो हमारे साथ, ऐसी स्थिति में रहते है ना। तो ये खुद को भी खत्म करेंगे और ये आसपास के पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये देखिए, इसकी भी स्थिति खराब है। फिर आप अगर देखें जैसे श्रीलंका की तरफ जाएं, तो श्रीलंका की तरफ तो क्या ही कहना है। पिछले साल यही तस्वीरें श्रीलंका की तरफ से देखने को मिली थी, ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई है ना। और इस अर्थव्यवस्था का जो फायदा उठाया वो किसने उठाया? चीन ने उठाया। किसने फायदा उठाया? चीन ने। तो ये आर्थिक रूप से खत्म हो चुका है, इसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, ये पैसों की तरफ से कंगाल हो चुका है ये देश। ऐसी स्थिति में इसके नीचे यहाँ अगर अपन देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो एक देश आएगा जिसका नाम है मालदीव। ये भी एक समुद्र का पड़ोसी देश है भारत का, मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। मालदीव का जब से प्रधानमंत्री चेंज हुआ है, उसके जो स्वर निकले हैं, वो स्वर ऐसे निकले हैं, उसके मुंह से जो शब्द निकले हैं वो निकले हैं कि गो इंडिया टाइप से, इंडिया आउट टाइप से पॉलिसी चल रही है। इंडिया आउट पॉलिसी का मतलब है कि मालदीव चाहते ही नहीं कि भारत के लोग वहां आए, भारत की तरफ से व्यापार व्यवसाय, क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री बना है वो जो है किसको समर्थन देता है? चीन को समर्थन देता है, चाइना को समर्थन देता है। तो इससे भी क्या उम्मीद करें? 1 2 3 4 कोई उम्मीद नहीं है इससे। यहाँ पे अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल को भी आप सही साठ मत समझिए साथी। क्यों मत समझिए? क्योंकि 14 सालों में 16 बार सरकारें चेंज हो चुकी हैं। 14 सालों में पिछले 16 बार सरकारें चेंज हो चुकी हैं। यहाँ का जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है केपी शर्मा ओली, वो भी कोई सही साठ स्थिति में नहीं है। उनकी भी पॉलिसियां भारत के संदर्भ में बहुत हद तक ठीक नहीं मानी जाती है, ठीक नहीं देखी जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे ऐसी राजनीतिक अस्थिरता चल रही है कि इस देश में लोग मांग कर रहे हैं कि भैया राजतंत्र आ जाए, वापस से राजाओं का शासन चालू हो जाए हमारे यहाँ। ऐसी स्थिति में है ये देश। इसकी बात करें भूटान की, यहाँ भी कोई बेहतर स्थिति भारत के संदर्भ में देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये लोग इसके साथ बेहतर संबंध बनाने की तैयारी में है। किसके साथ? चीन के साथ। चीन के साथ बढ़िया यात्रा रूट वूट सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में लगे हुए। बात करें म्यांमार की, तो यहाँ पे सैन्य शासन है वर्तमान। जैसे तालिबान में, जैसे अफगानिस्तान में सैन्य शासन है, वैसे ही म्यांमार में भी सैन्य शासन है। सैन्य शासन मतलब लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ही नहीं है। यहाँ पे जो है म्यांमार की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सैन्य शासन। और सैन्य शासन भैया भारत को कबूल नहीं होता, क्योंकि भारत में डेमोक्रेटिक सरकार चलती है, लोकतांत्रिक सरकार चलती है। सैन्य शासन भारत में नहीं चलता। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें, देखो आप, ये गया, ये जितने पड़ोसी हैं भारत के, सबकी स्थिति खराब। हम एक बचा हुआ था, कौन? हाउ, इसका भी काम हो गया। यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार चली आ रही थी, वो लोकतांत्रिक सरकार को 1 महीने में ही खत्म कर दिया गया, और 1 महीने में वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया गया, जिनका नाम है शेख हसीना। आगे कहानी समझ में दोस्तों, कहानी समझ में आ गई। और यहाँ पे जो कमांड संभाल ली है अब इस देश की, वो संभाल ली है सेना ने। किसने संभाल ली है? सेना। तो भारत का जो एक पड़ोसी देश था इन सबके बीच, वो भी चला गया है। अब इससे हमारे साथ क्या नुकसान हुआ है? भारत के साथ क्या नुकसान हुआ है? भारत के साथ नुकसान हुआ है कि अब तक हमें यहाँ की सीमाओं की बहुत हद तक सुरक्षा करनी पड़ रही थी, यहाँ की सीमाओं की बहुत हद तक सुरक्षा करनी पड़ रही थी। अब हमारे साथ समस्या हो गई है कि हमें इस बॉर्डर को भी संभालना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा जो देश, हमारे जो प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि हम विश्व बंधुता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड नेबरहुड की तरफ बढ़े, हम लोग हमारे दूसरे देशों से बंधु ब्रदर के रूप में व्यवहार करें। अब बताओ,
भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे प्रस्तुत होगी कि भैया भारत के पहले पड़ोसी देशों से तो बंधुता के संबंध बने, पर हम कैसे बनाएं, ये सब तो गड्ढे में है सारे के सारे। आई क्या नहीं कहानी समझ में? तो भारत अकेला तटस्थ रूप से अब यहां खड़ा हुआ है और आसपास के जितने पड़ोसी देश थे, एक था वो भी गया, जितने पड़ोसी देश थे वो सबके सब जो है मिट्टी में मिल गए। वो सबके देशों की स्थितियां खराब हो गई है, वो सबके देशों की कंडीशन ऐसी हो रही है कि जैसे ये मान लीजिए जंग लग गई है सब में। आई कहानी समझ में? और अब ये हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग काम हो गया है कि वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे अपने आप को मजबूत साबित करना, ये तो दूर की बात है, हमें सबसे पहले किन से लड़ना है? हमारे पड़ोसियों से। आई कहानी समझ? अच्छा एक चीज, जब भी हम लोग यहां उलझते हैं, इनसे उलझते हैं, तो इसका सीधा सीधा फायदा कौन उठाता है? चीन उठाता है। श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, इसका फायदा किसने उठाया? चीन। मालदीव में सरकार बदली, इसका फायदा किसने उठाया? चीन। इंडिया आउट का नारा सारा पीछे से उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करें नेपाल भूटान से, अगर हमारे संबंध खराब होते हैं, म्यांमार से अगर हमारे, नेपाल भूटान से हमारे संबंध खराब होते हैं, तो इसका फायदा कौन उठाता है? चीन। यहाँ पे सैन्य शासन है, यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, हमें इन सरकारों से, सैन्य शासनों से डील करने में बड़ी समस्या होती है, हम नहीं करते हुए, हम लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले देश है, लोकतांत्रिक सोच के हिसाब से चलने वाले देश है। मगर चीन को कोई एतराज नहीं है, चीन ने सैन्य शासनों वाले देशों से भी बहुत बढ़िया तरीके से डील कर लेता है, उसकी फितरत ऐसी बनी हुई है। आई कुछ कहानी समझ में? तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसका फायदा भी किसको है? अल्टीमेट। आई कहानी समझ? तो भारत के लिए बड़ा ही मुश्किल समय है, कहीं ना कहीं याद रखिएगा। एक पड़ोसी देश बेहतर स्थिति में था और वो बेहतर स्थिति वाला जो पड़ोसी देश है वो भी चला गया। चलिए प्रश्न की तरफ आते हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया नियुक्त किया गया किसको? मोहम्मद यूनुस को। किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा अंतरिम सरकार वहां बन गई है, मोहम्मद यूनुस ने शपथ ले ली है, यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार विजेता है। कौन है ये? नोबेल पुरस्कार मिला है। काय में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको कमेंट में बताना है कि मोहम्मद यूनुस ने किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीता। आपको पता है कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 6। तो 6 में से कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे कहानी समझ दोस्तों। तो ये था पूरा का पूरा इस सप्ताह का बेहतरीन करंट अफेयर। मेरे ख्याल से आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले संडे।